ठीक है, तो अब आगे इसमें हम देखते हैं आपका चार्टर एक्ट 1853। 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या बदलाव किए गए। तो सबसे पहला काम इसमें ये किया गया कि जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य एक दूसरे के साथ इनको अलग कर दिया गया। मतलब देखिए, शासन या जो सरकार जो होती है उसके दो काम होते हैं, ठीक है। एक काम जो होता है उसको कहा जाता है विधायी कार्य या लेजिस्लेटिव फंक्शन, और दूसरा कार्य होता है प्रशासनिक कार्य जिसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है ना। प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। विधायी कार्य का क्या मतलब होता है? विधायी कार्य का मतलब होता है कानून का निर्माण करना, कानून बनाना, ठीक है। कानून निर्माण का जो कार्य होता है उसे कहा जाता है विधायी फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है इन कानूनों को जो है लागू करवाना, ठीक है ना, लागू करवाना। और साथ में नीति निर्माण करना। क्या काम करना? नीति निर्माण, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। तो ये प्रशासनिक कार्य होते हैं। जैसे नीति निर्माण में आप देखिए, कोई योजना लानी है, मान लीजिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, मान लीजिए लाडली बहना योजना चलाना है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका क्या हुआ, प्रशासनिक कार्य हो गया। तो क्या किया गया 1873 के, सॉरी 1853 के चार्टर एक्ट में, जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडियन सरकार जो थी, उसके विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसके साथ ही क्या कर दिया गया, एक जो वो निदेशक मंडल था ना, निदेशक मंडल, ठीक है, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, सीओडी, जो हमने आगे पढ़ा है सीओडी, ठीक है। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो सदस्य संख्या पहले 24 थी, उसको घटा करके 18 कर दिया गया। कितना करा दिया गया? 18 कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस जो आपका चार्टर एक्ट है जिसके माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया, वो ये काम था, वो काम था कि इसमें क्या किया गया, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। क्या दिया गया? भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा, जो उस समय जो है, उस समय जैसे आज पीएससी है, यूपीएससी है, ये सब सिविल सर्विस के एग्जाम इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उस समय भी भारत में जो सिविल सर्वेंट होते थे उनके लिए एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी। ये परीक्षा वैसे इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। तो इसमें पहले ये था कि भारतीयों को शामिल होने की इसमें अनुमति नहीं थी। मीन्स कोई भी भारतीय जो है, जो इंडियन सिविल सर्विस जो था उसमें जो है उसके लिए एग्जाम नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर क्या किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि जो भारत के लोग हैं, मतलब जो भारतीय हैं, उन्हें भी जो है ये जो सिविल सेवा परीक्षा है, लोक सेवा की जो परीक्षा है, इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। और साथ में ये भी किया गया, इसमें एक बात ये भी की गई कि ये जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा जो अभी तक कहाँ पर, लंदन में हो रही थी, इस परीक्षा को जो है वह भारत में आयोजित करवाने की जो है बात कही गई। मतलब इस परीक्षा का आयोजन जो है भारत में करवाया जाएगा। और हुआ भी 1854 में। ये परीक्षा पहली बार जो वर्तमान का प्रयागराज, मतलब जो है इलाहाबाद में करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? इलाहाबाद में। इसीलिए आप जानते होंगे कि पहले जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो छात्र होते थे, उनका गढ़ जो है इलाहाबाद या प्रयागराज हुआ करता था। बाद में तो फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये गढ़ बनने लगे, कि जैसे फिर उसके बाद दिल्ली गढ़ बन गया, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर 1853 के चार्टर में ये हो गई। उसके बाद और क्या किया गया इसमें, ये जो केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति प्रदान की गई। मीन्स इसमें क्या किया गया, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि देखिए विधायी कार्य को अलग कर दिया गया, तो विधायी कार्यों को करने के लिए काउंसिल बनाया गया, जिसे कहा जाता था क्या, सेंट्रल लेजिस लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, मतलब जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें भी जो है क्या किया गया, शामिल किया जाने लगा, मतलब उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। क्योंकि ये वो समय था दोस्तों, जब भारत में जो है अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो है अपना कब्जा कर लिया था। भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। मतलब लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो भारत के 70% क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि डलहौजी आया था।
तो जब डलहौजी भारत में आया, इस समय जो है डलहौजी तो वैसे 1746 में चला, 1846 में चला गया है, लेकिन उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग, तो डलहौजी ने क्या किया था, डलहौजी ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर दी थी। तो इस तरीके से ये हो गया 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें से 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है, एक तो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग करना, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल किया गया, और केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधियों को अनुमति दी गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीयों को भी शासन में शामिल किया गया। इससे पहले भारतीयों का शासन में कोई भूमिका नहीं थी, यह नाम मात्र की भूमिका थी, ठीक है। उनकी भूमिका केवल क्लर्क स्तर तक थी। फिर आगे जब क्या हुआ, अब यहाँ तक तो कहानी हो गई, लेकिन आपको पता है कि 1857 में विभिन्न कारणों की वजह से भारत में क्या हुआ, विद्रोह हो गया। क्या हो गया, विद्रोह हो गया। ये एक तरीके से जो है क्रांति हो गई। इस क्रांति की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें हैं भारत में वो हिल गई, ठीक है। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है वह एक तरीके से, वो तो इस क्रांति को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, एक कोई प्रॉपर इसको लीडर नहीं मिला, अन्यथा हम तो भारत 1857 में ही अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देते। लेकिन अंतोगत्वा ये जो विद्रोह है वो असफल रहा, और फिर ऐसा हुआ कि भारत में ये किया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और उसके साथ ही 1858 से जो है वह भारत में क्राउन के शासन को प्रारंभ किया गया। एक्चुअली हुआ ऐसा कि देखिए, ये जो कंपनी है यह भारत में शासन कर रही थी। इस कंपनी के शासन के दौरान ही 1857 का क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और 1857 का विद्रोह एक तरीके से जो है वह भारतीयों का असंतोष था। क्या था, भारतीयों का असंतोष, मतलब जो है जो भारतीय अनसेटिस्फाइड थे अंग्रेजी शासन से, उस वो फूटा यहाँ पर। अब हुआ ऐसा कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा होता है, वह घर में ऐसे खेलता रहता है, और वो मान लो किसी चेयर से टकरा जाए, और चेयर से टकरा के गिर गया, एकदम धड़ाम से गिर गया और रोने लग गया। तो मम्मी आएंगी और उसको चुप कराने के लिए क्या करेंगी, अच्छा इस चेयर ने तुझे गिराया है, इसको बेवजह से मारेंगे कि लो मैं इसको मार देती हूँ। और बच्चा ये देख के क्या कर हो जाता है, चुप हो जाता है। अंग्रेजों ने भी यहाँ ऐसे ही कुछ किया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जो है असंतुष्ट थे अंग्रेजों के शासन से, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि देखो भारत में जो भी अव्यवस्था हुई है, भारत में जो भी कुशासन किया गया है, वो किसने किया है, कंपनी ने किया है। किसने किया है, कंपनी ने किया है। हम एक काम करते हैं, इस कंपनी के शासन को हम समाप्त कर देते हैं। तो फिर भारतीयों ने पूछा कि भैया फिर कौन होगा हमारा माई बाप, तो उन्होंने कहा कि अब से तुम्हारे माई बाप जो है वह महारानी होंगी। कौन होंगी, महारानी होंगी। मतलब अब जो है, अब से आप जो है वह साम्राज्ञी के जो है नागरिक होंगे। किसके नागरिक होंगे, साम्राज्ञी के नागरिक होंगे। मतलब अब आप ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीजन होंगे। और यहाँ से शुरुआत होती है एक नए चक्र की, जिसे कहा जाता है क्राउन का शासन। क्या कहा जाता है, क्राउन का शासन। मतलब कंपनी का शासन अब समाप्त हो गया। अब क्राउन के शासन में क्या किया गया, क्राउन के शासन में सबसे पहला जो एक्ट लाया गया, अब चार्टर एक्ट खत्म, क्योंकि चार्टर एक्ट किसको कंट्रोल करने के लिए लाया जाता था, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाया जाता था। लेकिन अब कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया। तो अब क्या किया जाने लगा, अब जो नई सरकार गठित की गई थी, ठीक है, लोग वही थे, लेकिन उसका सरकार का स्वरूप बदल दिया गया, और उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते थे, ठीक है। तो उस कड़ी में जो पहला कानून था उसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। क्या कहा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1985। क्या कहा जाता है इसे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, ठीक है। तो ये एक्ट जो है यहाँ पर पारित किया गया। अब इस एक्ट में क्या प्रोविजन थे, जरा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या प्रोविजन थे इसमें। इसमें सबसे पहले तो क्या किया गया, भारत का जो शासन है, भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया, क्राउन के अधीन चला गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिसका निर्माण कब किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में,
इस भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। वायसराय का एक लिटरल मीनिंग होता है, वायसराय का मतलब होता है जो क्राउन का प्रतिनिधि हो। क्या हो? जो क्राउन का प्रतिनिधि हो, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो क्राउन का प्रतिनिधि होता है, उसके लिए वायसराय शब्द यूज किया जाता था। तो भारत के गवर्नर जनरल का क्या नया नाम कर दिया गया? भारत का वायसराय। फिर एक नया क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग महोदय जो है भारत के प्रथम वायसराय बने। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल, जब ये 1858 का अधिनियम पारित किया गया, उस समय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, फिर इसके साथ और क्या खेल खेला गया? इसके साथ ये किया गया कि ब्रिटेन में एक नए पद का सृजन किया गया। ब्रिटेन में एक नए पद का सृजन किया गया जिसे कहा गया भारत के राज्य सचिव। क्या कहा गया? भारत के राज्य सचिव का पद जो है सृजन किया गया। एक्चुअली ये क्या करता था, यहाँ पर ये जो भारत की सरकार होती थी, जिसका मुखिया कौन होता था? वायसराय। ठीक है ना, मतलब भारत में स्थित जो सरकार है, स्थित जो सरकार है, इसके कार्य जो है, इसके जो भी कार्य है, इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि देखिए ब्रिटेन ने सिर्फ अकेले भारत को गुलाम नहीं बनाया था, उन्होंने उसके बहुत सारे ऐसे कॉलोनी थे, बहुत सारे ऐसे उपनिवेश थे। तो इस भारत में स्थित सरकार के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन में एक पद सृजित किया गया जिसे कहा गया भारत के राज्य सचिव। ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी है ना, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो है पद यहाँ पर सृजित किया गया। ठीक है, इसके साथ में और क्या किया गया? अब देखिए कंपनी का शासन तो क्या हो गया? समाप्त हो गया भाई, अब कंपनी तो खत्म। तो कंपनी खत्म हो गया तो क्या कर दिया गया? जो निदेशक व नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब जब कंपनी ही नहीं है, अब जब कंपनी का शासन ही नहीं है, तो निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड करेगा क्या? तो इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये हो गया क्या आपका 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो इसके सारे प्रोविजन यहाँ पर। एक और भी महत्वपूर्ण प्रोविजन है इसी में, ठीक है, 1858 के उसमें, लेकिन इसको यहाँ इसका जिक्र जो है हम आगे आने वाले जो एक्ट है उसमें वहां पर करूंगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम है, जो नेक्स्ट अधिनियम है उसको देखते हैं, जो कि है आपका क्या? भारत परिषद अधिनियम। क्या है? भारत परिषद अधिनियम। इसे कहा जाता है इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861। इसके साथ भी एक ऐसी कहानी है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट भी जो है दो तीन बार, मतलब जो है ऐसे एक समय के अंतराल के बाद जो है, जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगेगा कि भारत के लिए जो है एक परिषद अधिनियम बनाया जाए, या भारत के परिषद को काउंसिल को कंट्रोल करने के लिए कोई अधिनियम बनाया जाए, तो उसके संदर्भ में ये अधिनियम बनाएंगे। तो अब 1861 में ये अधिनियम बनाया गया। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो शब्द है काउंसिल, काउंसिल काउंसिल का क्या मतलब होता है? परिषद, है ना। तो इस परिषद, और ये परिषद परिषद कौन सी है? इसमें दो तरीके की परिषद है। एक तो आपकी कौन सी परिषद आएगी? विधायी परिषद। ठीक है, जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट है ना, जिसमें संसद के सदन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और एक होती है कार्यकारी परिषद, मतलब जिसमें कार्यपालिका आती है, जैसे अभी जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद है। वैसे ही उस समय भी दो परिषद हुआ करती थी, एक विधायी परिषद और एक कार्यकारी परिषद। तो इन अधिनियमों के माध्यम से जो हम आगे पढ़ेंगे, इनके माध्यम से इस विधायी परिषद को और इस कार्यकारी परिषद को कंट्रोल किया जाएगा, इसकी संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या किया गया इसमें, इस पर इंडियन जो है काउंसिल एक्ट 1861 में क्या किया गया? विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमने भारतीयों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, इस वजह से भारतीय असंतोष है, और अगर भारत में शासन करना है,
करना है तो भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, अब अपने सरकार में, जो कि अंग्रेजों की सरकार थी, उसमें ये लोग ऐसे भारतीय लोगों को शामिल करने लगे जो दिखने में तो भारतीय थे, लेकिन उनकी मानसिकता कैसी थी, अंग्रेजी मानसिकता थी। ठीक है, मतलब वो अंग्रेजों के पक्षधर थे। तो यहाँ पर ये किया गया। फिर क्या किया गया, जो मद्रास और बंबई जिसकी शक्ति को जो है छीन लिया गया था, कब, 1833 में। 1833 में आपने देखा था ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो मद्रास और बंबई जिसकी विधायी शक्ति का अधिकार, मतलब कानून बनाने का अधिकार छीन के बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया था, उसको पुनः जो है स्थापित कर दिया गया, मतलब रिस्टोर कर दिया गया, मतलब उनको फिर कह दिया गया कि लो जाओ तुम भी जियो खाओ। फिर नेक्स्ट जो हुआ वह हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली का क्या मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कार्य आवंटन। मतलब यहाँ पर मान लीजिए 4 पर्सन है, ए बी सी डी, ठीक है। अभी क्या है, और मान लीजिए 4 अलग अलग प्रकार के काम है, तो ए को जो है स्मॉल ए प्रकार का काम दे देना, बी को स्मॉल बी प्रकार के काम का दे देना। ये सपोज कीजिए रक्षा रक्षा का काम जो है ए को दे दिया, जो है आप जो है पर्यावरण का काम बी को दे दिया, हेल्थ का काम सी को दे दिया, फिर आप जो है कॉमर्स का काम डी को दे दिया। तो इस तरीके से, ठीक है, लोगों को अलग अलग, जैसे अभी आप देखते हैं अलग अलग मंत्री होते हैं, वैसे ही प्रक्रिया जो है यहाँ प्रारंभ की गई और यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, और साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, वो ये हुआ कि यहाँ पर अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर जो है वह किसको प्रदान कर दिया गया, वायसराय महोदय को जो है वह ऑर्डिनेंस पावर दे दिया गया। ऑर्डिनेंस क्या है, ये जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत जो है ऑर्डिनेंस पावर है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है इस एक्ट के द्वारा वायसराय को प्रदान कर दी गई। तो ये हो गया आपका क्या, 1861 का अधिनियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अधिनियम को देखते हैं। नेक्स्ट अधिनियम है आपका क्या, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका भी वही नाम है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, यहां पर फिर देखो काउंसिल आ रहा है ना, तो काउंसिल में परिवर्तन होगा, परिषद में परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर यह किया गया, देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था थी भारत के संदर्भ में, वहां पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। किसकी संख्या में वृद्धि की गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। देखिए गैर सरकारी सदस्य क्या होते थे, मान लीजिए एक परिषद है, एक काउंसिल है, ठीक है ना, एक काउंसिल है। अब इसमें से दो प्रकार के सदस्य होते थे, एक को कहा जाता था सरकारी सदस्य और दूसरे जो होते थे वो होते थे गैर सरकारी। इस गैर सरकारी में क्या होता था, भारतीय सदस्य भी होते थे, कौन से सदस्य, भारतीय, भारतीय सदस्य भी होते थे और कुछ ब्रिटिश भारतीय भी लोग हुआ करते थे या अंग्रेज भी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इनका सरकार के साथ कोई संबंध नहीं होता था, ये लोकल प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो होते थे वो सरकारी सदस्य होते थे, जो कि सरकार के ही आदमी होते थे, सरकार के लोग होते थे। और ये लोग जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटेन से अपॉइंट होकर के आते थे। कहाँ से अपॉइंट होकर जाते थे, ब्रिटेन से इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो इन लोगों को कहा जाता था सरकारी सदस्य और इधर दूसरी तरफ हुआ करते थे गैर सरकारी सदस्य। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले में हमने देखा ना, भारतीयों को भी शामिल किया गया, तो जो भारतीय हुआ करते थे उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। फिर यहाँ पर ये हुआ, एक महत्वपूर्ण बात ये हुई, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया, निर्वाचन पद्धति, मतलब यहाँ पर जो है इलेक्शन को जो है स्टार्ट किया गया। जो प्रोविंस हुआ करते थे, जो प्रांत हुआ करते थे, वहां पर क्या होता था, वहां पर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट, मैं आपको जब कभी लोकल गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा 1882 में जो लॉर्ड मियो थे उन्होंने भारत में लोकल गवर्नमेंट की नींव रखी थी और साथ में प्रांत में भी सरकार हुआ करती थी, तो उसे कहा जाता था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ इन दोनों संस्थाओं में जो है वह भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था।
मतलब भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इन भारतीयों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पद्धति प्रारंभ किया गया और साथ में क्या किया गया, प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उन्हें ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना बजट पर बहस करने का अधिकार था। अब जब बजट पर बहस नहीं होता तो भारत के पैसे का चाहे जो मन वो उपयोग करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से भारतीयों को कुछ और अधिकार प्रदान किए गए। इसके पीछे का भी कारण था, अंग्रेज अपने मन से नहीं कर रहे थे ये सारी चीजें। आप देखिए 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। उससे पहले भी, कांग्रेस की स्थापना के पहले भी बहुत सारे राजनीतिक दलों का गठन किया गया था जो कि अंग्रेज सरकार पर दबाव बना रहे थे कि भारतीयों को भी शासन में ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। तो ये हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये सब चल ही रहा था, ठीक है। ये सारी चीजें जो है चल ही रही थी और इसी बीच में ये हुआ कि फिर जो है आपका भारत परिषद अधिनियम, देखिए फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वह 1919 पारित किया गया। क्या पारित किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। एक्चुअली जो मॉर्ले साहब थे ये उस समय के भारत सचिव थे। कौन थे, भारत सचिव। अभी हमने देखा ना, कब 1858 के अधिनियम में हमने देखा कि एक भारत सचिव का पद बनाया गया और ये जो मिंटो महोदय थे, लॉर्ड मिंटो, इनका जो, इनको हम कहते थे लॉर्ड मिंटो, ये इस समय भारत में वायसराय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, वायसराय। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो लॉर्ड मिंटो थे, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के, वैसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और ये भारत सचिव जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वैसे राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन हमारे अभी भारत के राष्ट्रपति भारत में ही रहते हैं, लेकिन ये भारत में न रह के ब्रिटेन में जाके बैठे रहते थे और प्रधानमंत्री हमारे देश में ही रहते थे। तो इन दोनों के नाम के आधार पर इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। इसमें क्या किया गया, इसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना ये हुआ कि भारत में जो है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज बुलंद हो रही थी। मतलब अंग्रेजों के प्रति भारतीय एकजुट हो रहे थे और इसमें हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकजुटता देखी जा रही थी। ये एकजुटता देखी गई थी 1906-7 के 1906-7 के जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। एक भारत में आंदोलन चलाया गया था, इतिहास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, इसमें हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया उन लोगों ने। अंग्रेजों को लगा अरे यार, अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो ये तो हमको कल ही इस देश से उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्यों ना इनको जो है अब अलग अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और यहीं से शुरुआत करते हैं वो लोग। वैसे तो इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन इसको उन्होंने लीगलाइज किया और शुरू किया डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना, बांटो और राज करो का की नीति शुरुआत की। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों के लिए, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, पृथक निर्वाचक मंडल की। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, मान लीजिए एक ये कॉन्स्टिट्युएंसी है, यहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं। कितने लाख लोग रहते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं। अब इसमें हिंदू भी होंगे और इसमें मुस्लिम भी होंगे और अदर रिलीजन के लोग भी रहेंगे। अब अगर मान लीजिए इस कॉन्स्टिट्युएंसी को, इस निर्वाचन क्षेत्र को पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रतिनिधि होगा, मतलब जो मान लीजिए जो विधायक होगा, जो सांसद होगा, वो भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। और इस प्रतिनिधि को जो वोट डालने वाले लोग होंगे वो भी कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। मतलब इस क्षेत्र के हिंदू और इस क्षेत्र के जो अदर धर्म के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो सांसद है ये किन लोगों की को रिझाने की कोशिश करेगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको रिझाने की कोशिश करेगा। किन लोगों के लिए काम करेगा, इनके लिए, क्योंकि इसके वोटर कौन है, ये मुस्लिम लोग ही है। तो इससे क्या हो रहा था, इससे इस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं, मतलब जिसका भुक्तभोगी हम आज भी हैं, ठीक। तो ये एक काम किया गया और इसमें क्या किया गया, यही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, मतलब और भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। और फिर क्या किया गया, कार्यकारी परिषद में मैंने आपको बताया था ना, दो परिषद, आपको याद होगा, दो परिषद, एक विधायी परिषद और एक कार्यकारी परिषद।
तो कार्यकारी परिषद में एक भारतीय जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें शामिल किया गया। इन्हें शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपको शायद याद हो, यहाँ मैंने आपको बताया था एक कार्यकारी परिषद के बारे में, शायद मैंने उसको रब कर दिया है, ठीक है, पर आप याद रखना कि मैंने आपको एक कार्यकारी परिषद के बारे में भी बताया था। तो विधायी परिषद में तो भारतीयों को शामिल कर ही रहे थे। कार्यकारी परिषद मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हुआ करता था, जिसमें अभी तक कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, मतलब जिसमें वायसराय होता था और वायसराय के ही अपने लोग हुआ करते थे, ठीक है, वायसराय और वायसराय के अपने लोग जो हुआ करते थे, उसमें जो है एक भारतीय को भी शामिल किया गया। और ऐसे प्रथम भारतीय कौन थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था भैया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम आपको याद रखना, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार किसी भारतीय को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था। किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को शामिल किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। अब 2 ही एक्ट और बचे हुए हैं, उसके बाद तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा और हम अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक नया और अधिनियम आया 1919 में, जिसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम। अब देखो, यहाँ पर परिषद नहीं है, यहाँ पर सरकार है। मतलब यहाँ पर विधायी संरचना में, लेजिस्लेचर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ सरकार की संरचना को बदला जाएगा। सरकार की संरचना, एक सरकार जो केंद्र में बैठी हुई थी और दूसरी सरकार जो प्रांतों में बैठी हुई थी, इनके संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। क्या परिवर्तन करते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब यही जैसे मैंने पहले बताया था कि उस समय पर क्या था, जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वह भारत में वायसराय थे। तो इनके नाम पर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एटम बम भारत में पटका और वो एटम बम था द्वैध शासन का प्रारंभ किया। क्या किया, द्वैध शासन का प्रारंभ, यहाँ प्रांत में क्या है अभी मैं समझाता हूँ। दूसरा काम क्या किया, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली को प्रारंभ किया। केंद्र के स्तर पर इन्होंने क्या किया, द्विसदनीय, ठीक है। 2 सदन कैसे, जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं, एक सदन है हमारा लोकसभा और एक सदन है हमारी राज्यसभा। तो इस लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत अगर हम देखें तो यह 1919 के अधिनियम में किया गया। और क्या किया गया, भारत में पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका डायरेक्ट इलेक्शन की जो है शुरुआत की गई। सीमित मताधिकार दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के अधिनियम में की गई। और पृथक निर्वाचक मंडल का जो है विस्तार कर दिया गया, वही पृथक निर्वाचन मंडल जो हमने पहले देखा। मतलब इसमें क्या किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल में 1919 में मुस्लिमों को तो दे दिया गया, बाद में इसको विस्तारित करके जो है, जो भारत में सिख थे, ठीक है, जो भारत में अन्य कम्युनिटी थे, उसमें से जो एक है आपके जो है सिख, ठीक है, सिख हो गए, है ना, ये हो गए आपके सिख हो गए। सिख के बाद में जो है इन्होंने अन्य जो कम्युनिटी है, एक दो कम्युनिटी और है, वहां तक इसको जो है विस्तारित कर दिया, ठीक। अब द्वैध शासन को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत की गई थी प्रांत में। अब प्रांत में क्या होता था, एक होते थे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, अंग्रेज जिस खेमे में रहते थे उसको कहा जाता था गवर्नर। क्या कहा जाता था, गवर्नर वाला खेमा। और दूसरा वाला जो खेमा था वो भारतीयों का था। किसका था, भारतीयों का खेमा। मतलब ये दोनों मिलकर के सरकार चलाते थे, गवर्नर और भारतीय। तो क्या होता था, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जिससे पावर या पैसा मिलता था, उसको किसके हाथ में दे दिया गया, गवर्नर। और ऐसे विषय जो जवाबदारी वाले थे, जैसे शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के लिए स्कूल खोलना पड़ेगा, हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य, उसके लिए हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, तो इन कामों को दे दिया गया भारतीयों को। और जैसे जो टैक्स है, जिससे पैसा आता था, उस काम को दे दिया गया गवर्नर को। तो इस व्यवस्था को देखिए, इसमें क्या हुआ, प्रांत के अंदर 2 प्रकार की सरकार हो गई ना। यहाँ पर क्या हो गया, एक तो भारतीयों वाली और एक हो गया क्या, गवर्नर वाली। मतलब विषय का इसमें बंटवारा हो गया, ठीक है। तो इस विषय के बंटवारे को कहा गया द्वैध शासन का प्रारंभ। बाद में इसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया जाएगा,
लेकिन इसकी शुरुआत की गई और इस 1935 में इसको केंद्र में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। प्रांत में तो ये फेल हो जाएगा, तो इसको केंद्र में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लागू नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित की गई। इस द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ होता था, थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। यहाँ पर जो ये प्रांत हुआ करते थे, इसमें ये एक जो गवर्नर था, इसके अंडर जो विषय होता था उसको कहा जाता था आरक्षित विषय। क्या कहा जाता था? आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। और दूसरी तरफ जो होता था, जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनके अंडर में जो चीजें थी उसको कहा जाता था हस्तांतरित। क्या कहा जाता था उसे? हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर के पास, हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने के पास ये भारतीय प्रतिनिधियों के पास। लेकिन इस विषय पर भी गवर्नर जो है कानून बना सकता था। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता था द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला अधिनियम जो कि 1935 का अधिनियम है। उसके बाद 1947 का अधिनियम के बाद जो है भारत देश वो आज़ाद हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान वो ये किया गया 1935 के अधिनियम में। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। इसके गठन का प्रावधान है। पीएससी में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत को एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसका निर्माण किया जाना था फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में। फिर दूसरा, 3 विषयों का निर्माण किया गया, एक संघीय विषय, एक प्रांतीय विषय और एक संवर्ती सूची। इसके बारे में जो है आप लोगों जो है शेड्यूल, जो सूची है ना, जो हमारी शेड्यूल है, ठीक है, जो हमारे 12 शेड्यूल है उसमें 7th नंबर का जो शेड्यूल है, ठीक है, 7th नंबर के शेड्यूल के बारे में इसमें आप पढ़ते हैं। उसमें आप पढ़ते हैं ना 3 चीजें, केंद्रीय विषय, राज्य विषय और संवर्ती सूची। तो इन तीनों का निर्माण जो है 1935 के अधिनियम में किया गया। और क्या किया गया? प्रांतीय स्तर पर, मतलब प्रोविंशियल स्तर पर भी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। प्रांतीय स्तर पर भी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, द्विसदन पहले कहाँ पर? केंद्र में स्थापित किया गया था। हमने देखा कि केंद्र में, अब प्रांतों में भी बनाया गया 2 सदन। एक को क्या कहा जाता था? विधानसभा। क्या कहा जाता था? विधानसभा। और दूसरे को कहा जाता था विधान परिषद, जैसे आज भी होता है। ठीक है, तो इस संरचना की भी शुरुआत कहाँ हुई? 1935 के अधिनियम में हुई। इसीलिए हम कहते हैं ना कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है उसको जो है हमने 1935 के अधिनियम से लिया था। कहाँ से लिया था? 1935 के अधिनियम से। और ये जो पृथक निर्वाचक मंडल था, इसका विस्तार इन्होंने दलितों तक कर दिया। मतलब जो दलित थे उन्हें भी पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया। इसी की वजह से जो है महात्मा गांधी जो है, इसके पहले, ये तो एक्ट बाद में आया है, इसके पहले ही महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं यरवदा जेल में। ठीक है, और फिर गांधी जी और अंबेडकर के जी के बीच में जो है पूना पैक्ट होता है। इतिहास में आप इसे पढ़ेंगे। तो ये घटना हुई। इसके बाद में सबसे अंत में क्या हुआ? अब अंग्रेजों का शासन जो है भारत में, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो रह गया है 1935 के अधिनियम में, वो ये ही है कि संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायपालिका मतलब जो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और जो रिजर्व बैंक है जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है, ठीक है, जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है और जो भारतीय रिजर्व बैंक, इन दोनों की स्थापना भी 1935 में की गई थी, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ये वर्तमान में आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। और रिजर्व बैंक को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, आरबीआई को। तो इन दोनों की स्थापना भी इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। आगे देखते हैं इसमें हम। अब आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आपको पता है महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत कर दिया था। धीरे धीरे अंग्रेजों को भी लगने लगा कि अब वो भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। तो भारत को स्वतंत्रता देने के संदर्भ में क्या किया गया था? एक अधिनियम बनाया गया था जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं 1947। इसमें क्या किया गया? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया गया। पहली बात।
वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका पद जो है समाप्त कर दिया गया। अरे स्वाभाविक सी बात है, अब जब अंग्रेजों का शासन ही नहीं है तो ये वायसराय यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? समोसे आलू बंडे थोड़ी तलेंगे यहाँ बैठ के। अब उनको वो अपने घर जाएं, अब उनका काम यहाँ समाप्त हो चुका। और यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठा रहता था उसका पद भी समाप्त कर दिया गया। और देसी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में मिलने की छूट दे दी गई। क्या कर दिया गया? जो देसी रियासत थे उन्हें भारत और पाकिस्तान में मिलने की जो है छूट दे दी गई कि जिसको जहां लगे वहां जाओ। और साथ में और क्या किया गया? संविधान सभा का निर्माण किया गया दिसंबर 1946 में। इसी के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसका काम क्या था? संविधान बनाना। अब इस संविधान के बारे में हम लोग अपनी अगली कक्षा में जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक जो है हम लोग लगभग 1 घंटे में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके माध्यम से जो है आप लोगों का पूरा ये संवैधानिक विकास का इतिहास जो है यहाँ पर समाप्त होता है। प्रज्ञान आईसीएस के चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।